अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का सेशन जो है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीरीज का 8th सेशन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंड राइटिंग इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। इससे पहले जो हम सेशंस कर चुके हैं, आप अगर उनको देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीरीज वाली, वहाँ पे उनको देख सकते हैं। और फ्यूचर में भी हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन तक भी पहुंचे। और चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें दो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट ने ज्वाइन किया है। कराची से हमारे साथ हैं मिस फातिमा बतूल, जो कि कराची ही में अपना सेटअप भी रन कर रही हैं विद द नेम इनलाइटन केयर बाय फातिमा बतूल। और लाहौर से हमारे साथ हैं अलवशा तनवीर, जो कि लाहौर में अपना सेटअप रन कर रही हैं स्किल्स पोर्टल के नाम से। सो थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन इसलिए कि आप दोनों के जो सेटअप्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनके इंटरव्यूज हम पहले ही कर चुके हैं और वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने हमें दोबारा से मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू हम लोगों तक बेसिक इश्यूज पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत से लोग अवेयर नहीं होते। वो यूट्यूब सर्च करते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल देखें कि जो हमारे बच्चे के लिए हेल्प कर सके। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होते हैं जो पेरेंट्स को बहुत हेल्प कर सकते हैं उनके बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जो इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर। राइट जी, बहुत शुक्रिया। तो मिस फातिमा, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कि आपके एक्सपीरियंस में क्या वो कॉमन और बेसिक हैंड राइटिंग इश्यूज आपके एक्सपीरियंस में आते हैं जो कि बच्चों में आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की बात करें। ठीक है। बहुत शुक्रिया कामन साहब और लीडर प्योर सोल्स, आपने मुझे इनवाइट किया। और इंशाल्लाह दिस सेशन विल गो वेल और हम इसी तरह से इंफॉर्मेशन फैलाते रहेंगे। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। आपका सवाल बहुत अहम है कि हमें ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हैंड राइटिंग के स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ जो हम देखते हैं अपने रोजमर्रा के मामलात के अंदर। जो चीजें हम राइटिंग के वक्त की हम देख रहे हैं, जो इंक्लूसिव स्कूल या एक्सक्लूसिव स्कूल्स काम कर रहे हैं, या रिमीडियल टीचर्स की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आती हैं, स्पेशल एजुकेटर्स की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, कि बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर रहा, या बच्चा जो हम्म। है वो मूवमेंट, कोई भी चीज हाथ में पकड़ नहीं पा रहा, या उसको पता नहीं है अगर वो पेंसिल होल्ड कर रहा है तो उसे ये पता नहीं है कि उसे लिखना कहाँ है। तो अगर हम इसे अपनी थेरेपी की जबान में अगर बात करें इसके बारे में, तो बेसिकली हमें जब हम इसकी असेसमेंट करते हैं या इवेलुएट करते हैं तो हम ये रूल आउट कर पाते हैं कि उस बच्चे की जो फाइन मोटर कंट्रोल है वो थोड़ा सा उसे डिफिकल्टी हो रही है, वो उसके वीक है, या मोटर प्लानिंग यानी किसी भी काम को करने के लिए कौन सी मूवमेंट रिक्वायर्ड है, पेंसिल को किस तरह से पकड़ना है। या अक्सर बच्चे पेंसिल को इस तरह से पकड़ रहे होते हैं, अगर पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है तो उसके लिए कौन सी मूवमेंट रिक्वायर्ड है। बच्चों बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस बात को समझना। इसी तरह से स्पाशियल अवेयरनेस होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो साइज और स्पेसिंग है लेटर्स के दरमियान, या किसी भी काम जो आप पेपर पे काम कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर हम कलर विद इन द ऑब्जेक्ट करा रहे हैं मीडियम ऑब्जेक्ट के अंदर, तो बच्चों को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कितनी स्पेशल अवेयरनेस उन्होंने बनानी है, किस साइज के अंदर कितनी स्पेस के साथ उन्होंने कलर करना है, या क्या कलर उन्होंने करना है, या अगर राइट कर रहे हैं तो कितनी उन्हें वन फिंगर डिस्टेंस रखना है या नहीं रखना है, या किस तरह से उन्होंने लाइंस के अंदर लिखना है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत लूज ग्रिप्स करते हैं पेंसिल की, जैसे उनकी ग्रिप ये होती है, अगर इफ यू कैन सी मी हेयर तो ये बहुत लूज थी, लेकिन जब आप प्रॉपर प्रॉपर ये होती है। तो कुछ बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेंसिल को, बड़े पेंसिल या कलर्स या जो भी आपके राइटिंग आइटम्स हैं उनको सही से पकड़ पाना या उनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर पाना। फिर उनके मसल्स हमने देखा है, कुछ बच्चों के बहुत वीक होते हैं, या सही से डेवलप नहीं हुए हुए होते हैं, या उनको मजीद थोड़े से स्ट्रेंथन की जरूरत होती है। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन भी हमने देखी है कि हमें ये भी देखने को मिली है कि उन्हें जो है बेसिकली विजुअली इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाती। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं किसी एक 2.5 ईयर के बच्चे को मैं कोई ट्रेसिंग कराना चाहती हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं एक ब्लैक मार्कर से ही, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, तो मैं एक ब्लैक सेम कलर से उसको ट्रेस, आपको दिख रहा होगा अगर, तो हम सेम कलर से उसको ट्रेस करा देते हैं, तो सेम हम्म। कलर से उसको नहीं आता। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर मैं डिफरेंट कलर के साथ उसको कराऊं,
बिगनिंग एंड स्टार्ट उसे क्लियर हो तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना, विजुअली उसके लिए क्यूज मिलना आसान हो जाता है, फिर उसके लिए मोटर हम्म प्लानिंग करना आसान। तो ये वाली चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव कुछ लोड भी होता है बच्चों के ऊपर कि वो फोकस नहीं कर पा रहे होते बहुत, लिखना क्या है, करना क्या है, मैकेनिक्स क्या है। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो दीज आर कॉमन इश्यूज जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में यहाँ पर देख रही होती हूँ, अपने स्कूल सेटिंग्स के अंदर भी और अपने सेंटर में बच्चों को काम कराते हुए भी, और मुख्तलिफ अवामिल में मुझे ये चीजें नजर आ रही होती हैं। हम्म। अच्छा, परीक्षा की तरफ चलते हैं। और मैं इसी से लिंक्ड एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, वो ये कि आप क्या समझती हैं कि ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, सीपीयू चैलेंज के साथ हों बच्चे, ये जो चैलेंजेस हैं ये भी डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं हैंड राइटिंग को, मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होते हैं? इसके बारे में अगर कुछ बताएं। जिस से इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली बच्चा किसी भी न्यूरोटिपिकल के साथ है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ है तो उसमें तो ये इशू आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सीपी पे बात करते हैं तो सीपी का बच्चा जो ऑलरेडी जिसकी मसल टोन या लो हो सकती है या हाई हो सकती है, या उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हम देखते हैं, उनकी ग्रिप नहीं हो सकती, उनकी ट्राइपॉड नहीं है, वो पिंच नहीं कर सकते, वो अपने हैंड को क्लोज नहीं कर सकते, उनकी मोटर मूवमेंट्स ही नहीं है। तो जब मोटर फंक्शन ही प्रॉपर नहीं होगा कि आपकी एल्बो का, आपकी शोल्डर का और आपके आर्म्स की, आपके ट्रंक की सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पा रही होती, तो बच्चे को पेंसिल होल्ड करना भी सबसे मुश्किल टास्क बन जाता है सीपी के लिए। चाहे हम्म उनका कोग्निशन लेवल अच्छा होता है, लेकिन जब उनके मसल्स के परस्पेक्टिव में जाते हैं तो मसल्स उनके अलाउ ही नहीं कर रहे होते कि वो होल्डिंग की तरफ जाएं। और तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म इनका जर्नी होता है सीपी के बच्चों में, कि जब तक हम उनकी ग्रोथ और फाइन सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रेंथ को अचीव करते हुए जब तक फाइन तक पहुंचते हैं, फाइन मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है। और जब तक फाइन ने अचीव होना है उसके बाद हमने उनकी ये पेंसिल ग्रिप और हैंड राइटिंग और उस पर मूव करना होता है। और सीपी बच्चों में हम 100% हो भी नहीं सकते इस केस में, क्योंकि मसल्स में कुछ ना कुछ इशू या बैलेंस का इशू इस तरह की चीजें उनमें रह जाती हैं कि उनकी एल्बो या रिस्ट की प्लेसमेंट इस तरह की जो फिंगर टिप की मूवमेंट है प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उनके लिए डिफरेंट चीजें भी यूज की जा सकती हैं। अब अगर हम ऑटिज्म के परस्पेक्टिव में जाते हैं तो ऑटिज्म में जो सबसे ज्यादा इशू आ सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बहुत ज्यादा सेंसरी इशू के साथ है तो सेंसरी एक हम्म मेजर कारण हो सकता है, कि उसमें आपको टेक्टाइल की या प्रोप्रियोसेप्शन सेंस की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही कि आप पेंसिल होल्ड किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर ऑटिज्म के बच्चे की सिटिंग नहीं है, उसकी अटेंशन और उसका विजुअल मोटर इस तरह का नहीं है कि वो पेपर पे फोकस करे, या अगर हम उसको पेंसिल पकड़ाना चाह रहे हैं तो वो प्रेशर परसीव करे कि मैं अवॉइडिंग कर रहा हूँ या मैं उसको सीख कर रहा हूँ, इस चीज को मैंने होल्ड किस तरह से करना है। तो ये सारे फैक्टर्स भी ऑटिज्म में ऐड होते जाते हैं। और अगर एडीएचडी की बात करें तो एडीएचडी में अगर हम जाते हैं तो अगर हम सेंसरी को भी साइड पे कर दें तो इन बच्चों में जो अटेंशन है और जो फोकस ना करना है ये उनकी मेजर काज होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी काम होना है जल्दी जल्दी हो जाए, ज्यादा फोकस ना करना पड़े। ये बच्चे फॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर पाते, इनके अलाइनमेंट का नहीं पता होता, इनको लाइन स्पेसिंग का पता नहीं चल रहा होता, इनको नहीं पता होता कि लेटर बड़ा लिख रहे हैं छोटा लिख रहे हैं, उसमें हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। लाइन अगर हमने 4 लाइन पे फोकस किया तो हम 4 पे ही जा रहे हैं या हम 5 पे मूव कर गए हैं, पेपर हमारा सीधा था या नहीं था। तो मल्टीपल फैक्टर है जो हर बच्चे में ऐड हो रहे हैं, और ये तो ये सब में भी हो सकता है, लेकिन हम्म हर सिनेरियो में हम देखें तो थोड़ी थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं, क्योंकि ऑटिज्म के साथ एडीएचडी के बच्चे लर्न जल्दी कर जाते हैं, हम्म लेकिन वो अटेंशन नहीं दे पाते। ऑटिज्म के बच्चों में हमें प्रेशर के और होल्डिंग के मसले ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, सीपी में हमें मसल्स के मसले ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं इसमें। वापस फातिमा की तरफ आता हूँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, तो कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं? असेसमेंट होती है, क्या टूल्स यूज करते हैं, कैसे एवेल्युएट करते हैं कि किस बच्चे के साथ क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, और किस तरह उसको देखते हैं? जी, जैसे कि मैडम पलवशा ने बताया, मैं मैडम पलवशा की बात से इत्तेफाक करूंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगी, वो ये कि हमें एक चीज समझने की जरूरत ये है कि एट द एज ऑफ 5 साल तक जो हैंड मसल्स मूवमेंट है या डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। तो 5 साल की एज तक, यानी 5 साल की एज तक बच्चा जो है वो अभी स्टिल इन अ प्रोसेस कि उसकी हैंड स्ट्रेंथनिंग बनती रहे, मूवमेंट्स बनती रहे। सिंस पेंसिल इज समथिंग, सम ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट जिसको साथ काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रिक्वायर होता है, तो कहीं पे थोड़ा बहुत मार्जिन हम दे सकते हैं।
जो कि मैं समझती हूँ कि उन बच्चों के साथ हमें करना भी चाहिए, ताकि उनके लिए हैंड राइटिंग चैलेंज की बजाय एक इंजॉयमेंट एक्टिविटी हो और वो उसको कर पाएं। और बहुत शुक्रिया, मिस पलवशा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि ये चीजें हमारे पास इन कंडीशंस के साथ रहती हैं, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग डिफिकल्टी रहती है। और जैसे कि आपका सवाल था कि हम कौन से टूल्स एंड असेसमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चैलेंजेस बच्चों को आ रहे हैं। सो देर आर सो मेनी असेसमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, कुछ इनफॉर्मल होती हैं, कुछ फॉर्मल होती हैं। जो इनफॉर्मल असेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपने अपने करीबी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करना है, और उसके बाद जब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट विद इन द स्कूल सेटिंग या सेंटर में आपके बच्चे की असेसमेंट कर रहा होगा, तो वो इनफॉर्मल जो असेसमेंट करेगा, वो देखेगा आपके बच्चे की ग्रिप कैसी है, उसने लेटर कैसे फॉर्म किया है, उसका पोस्चर कैसा था ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, उसका इंटरेस्ट क्या था, क्या वो एक्टिविटीज को देख रहा था नहीं देख रहा था, जो साइज ऑफ पेंसिल था वो कैसा था, पेंसिल हार्ड तो नहीं थी। डिफरेंट साइज के आप क्रेयॉन्स, कलर्स, पेंसिल्स को यूज करके भी देखते हैं बच्चे का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। पेपर्स देकर भी आप देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये डिफरेंट किस्म की इनफॉर्मल असेसमेंट हो जाती है जो हम देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मल असेसमेंट की बात करें, जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास ETCH होता है, विच इज इवेल्युएशन टूल ऑफ चिल्ड्रंस हैंड राइटिंग, एंड वेरी वोकेंसी डेवलपमेंट टेस्ट होता है हमारे पास, जो विजुअल मोटर के लिए हम लोग करते हैं। और टेस्ट ऑफ हैंड राइटिंग स्किल्स भी हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और टेस्ट अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड पी बॉडी टेस्ट, जो कि एक हम लोग उसको भी हैंड राइटिंग असेसमेंट के लिए करते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ, माइलस्टोन्स टू लुक एट, कि हम्म। आपने माइल लाजमी फॉलो करना है। देखो, आपको पता हो, आपके पेरेंट को पता हो, आपके थेरेपिस्ट को पता होता है, टीचर को पता हो कि प्रॉपर पेंसिल ग्रिप किस एज में आएगी, कब वो बेचारा बच्चा जो है वो कब कॉपी कर पाएगा सिंपल शेप्स को, कब वो जो है कौन सी एज है जिसके अंदर वो जो है लेटर फॉर्मेशन कर पाएगा, विच इज 6 to 7। और जो आपकी पेंसिल ग्रिप की प्रॉपर एज है, दैट इज 4 to 5 years। और जो एबिलिटी टू कॉपी सिंपल शेप्स है, वो है दैट इज एज ऑफ 5। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी है। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कंसिस्टेंट साइज या स्पेसिंग या अलाइनमेंट, वो किस एज में आती है, 8 to 9 years। तो ये जो चीजें होती हैं, ये आपके थेरेपिस्ट को पता होती हैं, और जब उन्हें पता होती हैं तो वो इसी हिसाब से आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दीज आर सम इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट दैट इज डन बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और वो इसी हिसाब से फिर आपको बेहतर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आगे इसको लेके चलते हैं कि पलविशा ये बताइए कि क्या एक्सरसाइजेज, कॉमन एक्सरसाइजेज या इंटरवेंशन टेक्निक्स यूज होती हैं ऐसे बच्चों के साथ जो उनको हेल्प करती हैं कि इम्प्रूव हो सके उनकी राइटिंग चैलेंजेस या स्किल्स। सर, इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज किए जा सकते हैं। आपको सबसे पहले कंसल्ट करें कि आप फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें कि वो आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को चेक करें। सम टाइम हमें लगता है कि एक बच्चा जो बहुत ज्यादा मेजर इशू में फेस करने पड़ते हैं वो ऑटिज्म और ADHD के सिनेरियो में करने पड़ते हैं, कि स्कूल से यही कंप्लेन आती है कि बच्चा राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता, पेंसिल की ग्रिप प्रॉपर नहीं कर पाता। और ओवरऑल वैसे पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स का ये कहता है हमारा बच्चा तो चलता फिरता भी ठीक है, इसके तो हाथ भी सही इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर तो पावर बहुत ज्यादा है, ये तो हमें धक्के भी लगा लेता है, तो पेंसिल ये क्यों नहीं पकड़ पाता। हम्म। पेंसिल ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे बच्चे को समझ ही नहीं आती कि हमने इसको पकड़ना है। तो उसमें उनको ये समझने की जरूरत होती है कि आपके बच्चे के कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ उसके सेंसरी इशू खास तौर पे ऐसे आ रहे होते हैं, और उनके फाइन मोटर ऐसे होते हैं कि वो प्रेशर को परसीव नहीं कर पा रहे होते। एक हमारी प्रोप्रियोसेप्शन सेंस है जो हमें एनवायरनमेंट से अवेयर करना चाह रही है, हमें ऑब्जेक्ट से अवेयर करना चाह रही है। हमारी टेक्टाइल सेंस है, वो हमें बताना चाह रही है कि हमने हाथ में कुछ पकड़ा है, हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को इस तरह से उसके साथ कोऑर्डिनेशन में आना है और हमने उस गोल को अचीव करना है। मिस फातिमा की बात बिल्कुल ठीक थी कि सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को ही नहीं फोकस करते हैं। हम्म। अब अगर 4 to 5 ईयर का टास्क है और हमारा बच्चा 4 to 5 ईयर में ही थेरेपीज ले रहा है और अपनी डेवलपमेंटल एज में भी 2 से 3 की एज में है, तो वो पेंसिल कैसे पकड़ेगा या वो राइटिंग पे हम्म। कैसे आएगा। और हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स का इतना प्रेशर बच्चे के ऊपर जा रहा होता है कि आप लिखो लिखो। उनको भी हम्म। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चे ने अपने अगर 2 ईयर के माइलस्टोन, मोटर माइलस्टोन अचीव करने हैं, तो उसने 3 वाले टारगेट पे जाना है, 3 को अचीव करना है तो 4 में जाना है, क्योंकि हम हम्म। इसमें सेंसरी प्लस मोटर फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब उसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइज शामिल करते हैं। आपकी हैंड राइटिंग के लिए आप डिफरेंट मूवमेंट्स यूज कर सकते हैं, आप बॉल को यूज करते हैं। अगर हमने बच्चे के प्रेशर ठीक है, बच्चे की स्ट्रेंथ ठीक है, तो हम वो फील नहीं कर पा रहा, तो हम डिफरेंट रिकमेंडेशंस पे जाते हैं कि आप सैंड पे राइटिंग करवा लें, आप कोई सॉल्ट यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट टेक्सचर यूज कर सकते हैं, आप बच्चे को ग्रिपर यूज करवा सकते हैं,
आप उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए उसको स्कॉच ब्राइट या स्पंज के साथ स्क्वीजिंग करवा सकते हैं। आप उसके लिए स्पाइक बॉल यूज कर सकते हैं। आप लेटर फॉर्मेशन के लिए कोई प्ले डो, थेराप्यूटिक, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। आप उनके लिए कॉटन बिट के साथ राइटिंग ऐड कर सकते हैं। आप उनके लिए डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं। बोल्ड लेटर यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को नहीं पता चल रहा तो हम लोग चाक यूज किया जा सकता है। आप ब्लैक हम्म बोर्ड यूज कर लें। हम स्लेट और स्लेटी यूज किया करते थे, अभी भी वो प्रोटोकॉल अच्छे से यूज हो सकता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि मैं किस तरह से यूज कर रहा हूँ, मैं हम्म होल्डिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको फील भी देते हैं। बच्चा फील करेगा, उसको समझ आएगी तो वो उसकी तरफ इंटरेस्ट भी लेगा, वो करेगा। आप बच्चों के लिए चीजों को मॉडिफाइड करें। आप लेटर्स हम्म को बड़ा बड़ा करना शुरू कर दें। आप उसमें डॉट्स ऐड करना शुरू कर दें। आप उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड करना शुरू कर दें। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर पे जाएं। आप पेपर की हम्म प्लेसमेंट को इंक्लाइन करना शुरू कर दें। डिफरेंट स्ट्रेटजीज और प्रोटोकॉल जो हैं जो हम यूज करते जाएंगे तो बच्चा राइटिंग में इंटरेस्ट भी लेना शुरू करता है और राइटिंग की तरफ आना भी शुरू कर देता है। राइट राइट। अच्छा फत ये बताइए कि ये जो कुछ असिस्टिव डिवाइसेस मैंने कहीं पढ़ा सुना कि जिस तरह पेंसिल ग्रिप्स का भी जिक्र हुआ, वेटेड पेन्स मैंने कहीं जगह पढ़ा, तो वाकई क्या इनसे कुछ फर्क पड़ता है और इम्प्रूव होती हैं ये स्किल्स उन बच्चों में? बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ना एक असिस्टेंट बहुत जरूरी होती है हमें। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसका ये, जैसे आपने कहा वेटेड पेन्स, आपको पता है वेटेड पेन्स आप अगर बगैर असिस्टेंट के किसी बच्चे के हवाले कर दें तो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है ये। लेकिन हम्म जैसे मिसाल, किसी बच्चे का हाथ बार बार शिवर बहुत ज्यादा करता है राइटिंग करते, आई हैव अ किड इन माय पास, आई एम वर्किंग विद हिम, जिसका हाथ बहुत शिवर करता था, तो उसके साथ हमने जब वेट ऐड किया तो उसकी हम्म पेंसिल पर मैं एक नट ऐड किया था, जस्ट ओनली ओके। वन, नॉट टू, नॉट थ्री, नॉट फोर। उसकी हम्म पेंसिल, उसके हैंड स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से कितना होना चाहिए था, पहले मैंने उसकी पूरी असेसमेंट की, देन आई सजेस्ट अ पेन, बल्कि पेंसिल जो मैंने खुद बनाई थी कि ये ओके। चीज उसके लिए हो सकती है। कुछ चीजें आपको बहुत बहुत ज्यादा जो है मॉडिफाई करके देनी पड़ती है बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिकॉज ये असिस्टिव डिवाइसेस जो आपको मार्केट में मिल रही हैं, क्या ये आपके बच्चे के लिए काम कर पाएंगे या नहीं, ये देखना जरूरी है, बिकॉज हमें स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस इंक्रीज नहीं करने हैं। दूसरी बात ये कि आप इन असिस्टिव डिवाइसेस में उन चीजों की तरफ जाएं जो थोड़े से बेसिक हैं, आसान से हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमारे पेंसिल ग्रिपर्स आपने देखे होंगे, अक्सर आपने मार्केट में अभी देखे भी होगा कि बहुत से बच्चे यूज कर रहे होते हैं, तो हम हम्म ग्रिपर्स यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पेंसिल को ट्राइपॉड पेंसिल्स मंगवाते हैं। ट्राइपॉड पेंसिल्स बिल्कुल ट्राइपॉड शेप में होती हैं, आप इजीली उसको ग्रिप कर लेते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली ट्राइपॉड हैंडलिंग हो जाती है पेंसिल की। इसके अलावा आप हम्म क्या करते हैं, आप जो है बच्चों को साइजेस ऑफ द पेन और पेंसिल्स के जरिए भी उसको अडेप्टिव कर सकते हैं, कि लेट्स सपोज यू नीड अ थिन वन, थिक वन, या स्मॉल वन या बिग वन। इसके साथ साथ हम उसके अंदर जो चीजें और ऐड कर रहे होते हैं वो होते हैं कि स्लैंग बोर्ड्स, हम लोग जैसे किस चीज के साथ हम लोग करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, जैसे मैडम अभी बात कर रही थी, मिस पलूषा बता रही थी कि हम लेटर्स को बड़ा कर लें, तो मैं अगर इसी के ऊपर बात करूँ, मेरे पास ये जैसे लेटर है, एक एक्टिविटी मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये ए है, मुझे नहीं पता आपको कितना नजर आ पा रहा होगा, तो मैं अभी हम्म अगर मैं करा रही हूँ तो मेरा एग्जाम्पल में इसके अंदर असिस्टेड डिवाइस क्या कर सकती हूँ कि मैंने अडोप्टेशन क्या कर ली कि आई डोंट वांट टू मेक हिम राइट विद द पेन और पेंसिल, आई वांट हिम टू राइट विद द क्रेयॉन और विद अ मार्कर, जो कि इजी ग्रिप होता है, जिसके अंदर इतना प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसके निब को चेक करें, इट डजंट हम्म रिक्वायर अ लॉट ऑफ, व्हेन यू गोना स्टार्ट इट, इट विल गिव द स्ट्रोक्स। देखो, मैंने बहुत लाइट हैंड से किया मगर स्ट्रोक मिल गया। समझ हम्म रहे हैं आप? हम हम्म स्ट्रेंथन करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो विद द मार्कर, देन विद द क्रेयॉन, एंड देन इन द लास्ट विद द पेंसिल। तो ये हम्म डिपेंड है कि आप किससे कर सकते हैं। तो डिवाइसेस हो सकते हैं विच इज वेटेड पेंसिल्स, वेटेड पेन्स, उसके बाद फिर आपके बोर्ड्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कुछ भी ना करें, अगर आपने अडेप्टेशन करनी है और बच्चे की आपने हैंड राइटिंग बनानी है, लेट्स सपोज दिस इज अ वॉल, तो मैं इसको वॉल पे स्टिक कर दूं और फिर मैं बच्चे का हाथ किस तरह से रखवाऊं, इसको इंस्पाइट ऑफ पुटिंग, मैं इसको दीवार पे लगा दूं। दीवार पे लगाने से हम्म क्या होगा, उसका पॉस्चर बिल्कुल इस तरह से आ जाएगी, फिर उसकी हेल्पिंग हैंड यहाँ होगा, उसका पेन यहाँ होगा, एंड ही इज एबल टू राइट लाइक दिस, एंड हिज हेड इन द मिड लाइन, और वो आराम से कर लेगा। सो इट्स अप टू द थेरेपिस्ट कि वो किस तरह से अपने बच्चे को देख रहा है। तो अडेप्टिव हम्म डिवाइसेस इज नॉट सम, उसको बिल्कुल ही मार्केट से करें। अडेप्टेशन इज समथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चीजों को अडॉप्ट करता रहता है या करवाता राइट। रहता हम्म। अच्छा पलूषा, ये बताइए कि जब हम
असिस्टिव डिवाइसेस की तो बात की, तो क्या टेक्नोलॉजी रोज बरोज इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकती है इन बच्चों की राइटिंग स्किल्स की डेवलपमेंट में? कुछ एप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं क्या? सर इसी बात को कंटिन्यू करेंगे मिस फातिमा वाली के एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमने बच्चे को एक इंडिपेंडेंस की तरफ लाना है। जब हमने फंक्शनल पे काम करना है, उसकी हर चीज पे काम करना है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के होते हुए फिर आपको तो हम लोग फंक्शन एडवाइस पे तो हम मूव भी नहीं करेंगे। हम तो हर मुमकिन यही कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चे को अडेप्टेशन में जितना लेके जा सकते हैं, उनके लिए मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती है उसमें मूव करें। हम्म। वो असिस्टेड डिवाइसेस हम हेल्प आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पैटर्न ड्रा कर दें और बच्चे को आइडिया नहीं हो रहा कि मुझे ट्रेसिंग कैसे करनी है। समटाइम बच्चे नहीं परसीव कर पा रहे, या डिसग्राफिया का बच्चा है या मल्टीपल किसी भी डिसऑर्डर का बच्चा आ रहा है जिसको यही नहीं पता कि मुझे ये पेंसिल मैंने यूं भी मूव करने हैं। अब अगर हम टच स्क्रीन यूज करें और सिर्फ हम उनको यूज टू करना शुरू कर दें कि आप सिर्फ स्क्रीन पे यूं यूं टैप करते जाएं और बच्चा उन पे हम्म। लाइंस ड्रा करता जा रहा है, तो बच्चा लर्न कर लेगा। हम फॉर एग्जाम्पल इसी मूवमेंट करने के लिए कुछ गेम प्ले करने के लिए दे दें, वो चाहे लेटर भी मूव करने हैं या आपने कुछ स्क्वायर शेप्स और सर्कल्स कुछ भी ड्रा करना है, तो हम बच्चे को उसमें भी कर सकते हैं। एटलीस्ट वो यूज टू हो जाए उस चीज के साथ, इसका हम्म। विजुअल मोटर इतना अच्छा हो जाए, विजुअल मोटर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो जो देखेगा कि मैं कुछ फिंगर से ड्रा कर पा रहा हूँ, तो उसी वाली फिंगर को हम लोग उसमें अडेप्टेशन कर सकते हैं। हम उनको सॉल्ट में, हम कलर्स के अंदर, हम डिफरेंट पेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। उसी फिंगर को ऐसे ऐसे हम बोर्ड मार्कर में लाते हुए, पेंसिल में लाते हुए डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बच्चे के हम्म। लेवल पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस लेवल को पहले अचीव करते हैं। तो हम्म। डिवाइसेस हमें हेल्प कर सकती है, लेकिन इनिशियल फेज में उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे, जिनका मिड लाइन ओरिएंटेशन ऐसी नहीं है, जिनका बायोलेटरल कोऑर्डिनेशन इस किस्म का नहीं है कि वो अपनी बॉडी को ही ओरिएंट उनकी बॉडी ओरिएंटेशन में आ सके, जब उनको हम्म। स्क्रीन में या इस तरह की डिफरेंट चीजों में यूज करवाएंगे तो उसमें ये हेल्प कर सकती है इनिशियल फेज में। एट द एंड हमारा गोल उसको पेंसिल पे ही मूव करना है। हाँ, राइट। उन बच्चों में अब देखिए कुछ लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम उन पेशेंट में जाएं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ गई है। हम्म। कुछ हम्म। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने एज के साथ साथ रिग्रेशन में ही जाना है, वो अचीवमेंट में हम्म। नहीं जा सकते। हम उनके अंदर कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, उनके लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग उनको हमने मॉडिफाई ही करना है। तो ऑब्वियस है उन पे उनको हम कीबोर्ड की तरफ, डिफरेंट चीजों की तरफ, एप्स की तरफ, टैबलेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर वो 5-6 ईयर का स्टूडेंट था और एकदम से उसके मसल्स के इशू आना शुरू हुए या डिफरेंट चीजें उसके अंदर आना शुरू हो गई, कम्युनिटाइटिस हो गया है किसी पेशेंट को, कुछ भी ऐसा इशू आया है जिसने उसकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है, तो हम हम्म। उनके लिए उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो अपनी राइटिंग अगर पेंसिल से नहीं कर सकते तो वो फिर अपने कीबोर्ड, कंप्यूटर, टैबलेट्स या इन चीजों पे मूव कर देंगे। राइट। अच्छा, फातिमा की तरफ मैं वापस आना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में या जितने भी टिपिकल स्कूल्स हैं वहाँ पे क्लासरूम अकोमोडेशन ऐसे बच्चों को जिनको राइटिंग के चैलेंजेस हैं या इश्यूज आ रहे हैं कुछ खास अवेलेबल नहीं होती। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या क्लासरूम अकोमोडेशंस हो सकती हैं इनके लिए, जो कि इनको सपोर्ट कर सकें और हेल्पफुल हो सके इनके लिए? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे हमारे पास एडीएचडी के बच्चे होते हैं और हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चे होते हैं, दे आर केपेबल इनफ कि वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकें अगर उन्हें प्रॉपर उन्हें असिस्टेंस मिल जाए। तो अभी जो मेरी रिसेंट एक हमारी मैंने ट्रेनिंग की है एक टीचर्स की, और उन टीचर्स ट्रेनिंग में स्कूल में मैंने जो चीजों के ऊपर एम्फोसाइज किया है वो इस बात पे किया है कि देखिए, अगर आपकी क्लास में 4 बच्चे, उन चार में से मिसाल दे रही हूँ, 4 बच्चों में से अगर एक बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए ना, सब बच्चे अगर 15 मिनट में काम कर सकते हैं और एक बच्चे को 20 मिनट चाहिए, तो काइंडली बी काइंड विद दैट चाइल्ड और उसको वो 20 मिनट दे दीजिए, क्योंकि उस 20 मिनट में उसका एक मोटिवेशन लेवल नहीं टूटेगा और दूसरा वो अपना काम कर पाए। ठीक है। हाँ, सिंस आई अंडरस्टैंड ही इज हैविंग फाइन मोटर डिफिकल्टीज, उसको राइटिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट आई अंडरस्टैंड, और वो साथ साथ काम करते करते किसी हद तक कम हो जाएंगे, लेकिन जो हम लोग इस वक्त क्लासरूम अकोमोडेशन कर सकते हैं बच्चों के साथ, हम टाइम को एक्सटेंड करवा सकते हैं, उस पर अल्टरनेटिव असाइनमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम उससे ज्यादा काम राइटिंग के बजाय फिलहाल ओरल पे रखें और साथ साथ राइटिंग टास्क की प्रैक्टिस हम क्लास में भी करते रहें, स्कूल में भी करते रहें,
और इसके साथ हम लोग घर में भी करते रहें और सेंटर्स में भी करते रहें, ताकि उसका मोटिवेशन लेवल भी ना खराब हो और उसका राइटिंग में इंटरेस्ट बना भी रहे। और दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि हम असिस्टिव टूल्स जो है स्कूल्स में टीचर्स को प्रोवाइड कर दें, और जो है उस बच्चे को प्रोवाइड कर दें, जैसे कि उसमें पेंसिल ग्रिपर्स हो सकते हैं, हमारे पास राइटिंग टूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको मैग्नेटिक बोर्ड्स हम लोग यूज करवा सकते हैं, ताकि पेंसिल होल्डिंग प्रॉपर आ जाए उससे और आपकी हैंड स्ट्रेंथिंग बनी रहे। हम लोग पेंसिल की बजाय उससे कलर से भी काम करा सकते हैं। और अगर आपने पेन से लिखना है तो उसकी जगह हम मार्कर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत कभी कभी पड़ती है। और एक काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो स्कूल्स में ये चीज मैं नोटिस कर रही हूँ कि अब स्कूल्स ने करना ये शुरू किया है कि जब वो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे, तो क्वेश्चन वो लिखते हैं ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से, और आंसर्स वो लिखते हैं पेंसिल से। दैट इज अ विजुअल एड जो आप एक बच्चे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह की कोई विजुअल एड्स आप बच्चों को प्रोवाइड करें कि आप उन्हें बताएं कि बोल्ड लाइन आप लिख लें, थोड़ा सा बोल्ड आप लिख सकते हैं, ये जो बोल्ड लिखा हुआ है ये आपने लिखना है, और ये इस तरह से आएगा, इतनी जगह आप रिक्वायर होगी, आप फोर फिंगर्स हम्म। में हैं, आपने ग्रास लेटर इस तरह से करते हैं। एक दफा हम दोबारा एक चीज ये कर सकते हैं, और दूसरा अगर क्लास टीचर्स थोड़ा सा टाइम निकाल कर वापस उन बच्चों के साथ अगर रूट लेटर, ग्रास लेटर, स्काई लेटर को प्रैक्टिस कर लें और फिर उन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लें, तो ये वो क्लासरूम अकोमोडेशंस हैं जो बच्चों को हेल्प करेंगी प्रॉपरली राइटिंग राइटिंग डाउन देयर टारगेट्स एंड टास्क विद इन द क्लास, ताकि वो भी बाकी क्लास के बच्चों के साथ उतना ही पार्टिसिपेट कर सकें जितना कोई एक नॉर्मल बच्चा करता है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, किसी ग्रुप में हमसे पूछे गए, तो मैं वो भी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पलूषा, मैं ये Sure. पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हैंड फटीग की शिकायत होती है जब भी वो, खास तौर पे जब वो बहुत तेजी से, हम आम लोग भी जब लिखना शुरू करते हैं तेजी से तो हो सकती है। तो ऐसी सूरत में क्या एक्सरसाइज या इंटरवेंशन हो सकती है कि इस इनको सपोर्ट मिल सके इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड? जी सर, इसमें ऑब्वियस है पेरेंट्स हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम इसमें सबसे ज्यादा कोर स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे। क्योंकि जब ओवरऑल हम पोस्टर पे जाते हैं और हैंड राइटिंग एक मोस्ट अटेंशन टास्क होता है, तो सम टाइम बच्चों को राइटिंग को ना, कुछ बच्चों को वैसे भी पसंद नहीं होता। हम्म कुछ लोग वैसे ही चाहते हैं कि ओरल वर्क जितना भी करवा दिया जाए, राइटिंग उनके लिए एक स्ट्रेस लेवल बन जाता है। और जब हम एक काम स्ट्रेस में करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम उसमें थकते भी ज्यादा हैं, और हमारे हम्म पेपर और क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल ये होते हैं कि अगर हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए हम लोग करें, तो उनके लिए सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। हम्म क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। कुछ बच्चों का स्टेमिना इतना नहीं हो सकता, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक एक क्वेश्चन या एक पैराग्राफ को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अगर स्कूल इसमें हमारे ये हेल्प कर दें कि हमारे बच्चे के सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, उनकी राइटिंग को कुछ कम कर दिया जाए। दूसरा, आम रूटीन में उनके कुछ स्ट्रेंथनिंग टास्क हैं, जैसे थेरेपी एक बहुत अच्छी चीज होती है बच्चों के यूज के लिए। बच्चे उसमें स्ट्रेस भी रिलीज कर लेते हैं, क्योंकि वो आपकी एंजाइटी को भी कम करती है। जो समटाइम हमारा इतना प्रेशर भी आ रहा होता है कि राइटिंग नहीं कर रहा, तुम्हारा हाथ मुंह थकता है। और कुछ हम अगर अवॉइड कर लें इन किस्म की कन्वर्सेशन को बच्चे के सामने करने के, और हम उसको थोड़ा सा इसमें हेल्प आउट करें कि आपके लिए वाकई ही डिफिकल्टी है काम करना, उसके टाइम को इंक्रीज किया जाए, उसकी पेपर की प्लेसमेंट इस किस्म की कर दी जाए। समटाइम बच्चों को मसला आ रहा होता है बायोलिटरल कोऑर्डिनेशन में, पेपर बार बार पकड़ना मुश्किल हो रहा होता है, हम अगर पेपर को ही पेस कर दें और बच्चे का एक हम्म स्टेमिना बिल्ड करना शुरू कर दिया जाए कि ग्रोथ और फाइन टास्क है। फॉर एग्जांपल, हम बास्केटबॉल करवाना शुरू करें, बच्चे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करनी है, हम उनको बैडमिंटन में मूव कर लें। हम बच्चों को डिफरेंट हाउस होल्ड टास्क में इंगेज कर सकते हैं कि आपने डिशेज उठाएं, आप अपनी कैरी करें, आप अपनी कबर्ड को सेट करें, आप बुक्स को अरेंज करें। ये थोड़े हैवी वर्क भी होंगे। कुछ ड्रैग हम्म करना है, आपने चेयर उठाना, मूव करनी है, आपने चीजों को ड्रैग करके लेके जाना है, कुछ स्कूटर बोर्ड, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। अगर हम बच्चे की उन मसल्स पे या उसकी कोर स्टेबिलिटी पे काम करना शुरू कर दें, तो इसमें बच्चे को हेल्प मिल सकती है कि वो राइटिंग में ना आ सके। हम्म इनिशियल लेवल में आप यूज करें, बच्चे को इंकरेज करें, सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे को रीइंफोर्स करते रहें आप वो थोड़ा सा भी लिखता है, जैसा भी लिखता है, आप उसको इंकरेज करेंगे कि आपने बहुत अच्छी राइटिंग की है, बच्चे में और इंटरेस्ट डेवलप होना, वो अगले लेवल के लिए और प्रिपेयर होगा। स्टेप बाय स्टेप आप उसके कॉपी डिजाइन कर लें, स्टेप बाय स्टेप उसमें एड ऑन करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा फर्स्ट टाइम में 3 लाइन लिख पाता है, तो आप उसमें एप्रिशिएशन के साथ नेक्स्ट टाइम के लिए उसमें 4 या 3.5 लाइन्स को ऐड कर दें। हमने उसको हम्म 4 को मूव करते जाएं, बच्चे को आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि बच्चा आपका चलता जा रहा होता है और बच्चा पूरा पूरा पेज भी लिख रहा होता है, बच्चे में एक स्टेमिना भी बिल्ड हो चुका होता है इस तरह के काम परफॉर्म करने का।
उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल हम ये भी यूज कर सकते हैं कि बच्चे ने अगर थोड़ा सा लिख लिया है, थोड़ी देर के बाद उसको कोई एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाए, वो लॉन्ग टर्म तक हमें काम ना करवाएं। हम्म। देन उसका एक राइटिंग कोर्स सेट करें और फिर कोई ना कोई एक्टिविटी में उसको एंगेज करके, जिसमें उसका थोड़ा सा 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम उसको स्पेस दे दें कि वो अपने हैंड को रेस्ट पे यूज भी कर ले और दोबारा से उसका टास्क इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें बच्चों को हेल्प कर सकती है कि बच्चे विदाउट स्ट्रेस अपनी राइटिंग कंप्लीट कर सकें। ओके। अच्छा फातिमा, ये एक क्वेश्चन मेरा ख्याल है किसी टीचर ने भेजा है कि कुछ पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि ट्रेसिंग एक्टिविटीज इसको डायरेक्टली पेंसिल से ही कराएं बच्चे को। तो उन्होंने ये पूछना चाहा है कि एज एन ओटी आप क्या आपका पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर, जब पेरेंट्स जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ को, आप क्या कहती हैं इस बारे में? सर एज ए नोटी तो मैं जब बच्चे को पहले असेस कर लेती हूँ और मुझे पता चल जाता है बच्चा कहाँ लाई डाउन कर रहा है, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये करती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास बच्चों को मैं स्टार्ट कराती हूँ व्हाइट बोर्ड से। और व्हाइट बोर्ड से भी पहले कभी कभी व्हाइट बोर्ड से भी पहले मुझे करना पड़ता है सैंड के ऊपर या राइस के ऊपर या वाटर के अंदर या मड के अंदर। तो मैं या शेविंग फॉर्म के अंदर यानी सेंसरी एक्टिविटीज के अंदर मैं बच्चे को ट्रेसिंग करा रही होती हूँ। आई एम हम्म। मेकिंग like what I'm gonna do is कि I'm gonna make this straight line, then he imitates me, then I'm gonna make it again, then he imitates me again, then he get an idea। जो मोटर प्लानिंग हम जिसकी बात कर रहे थे, तो the kid get an idea कि okay I have to go from this side to this side, my hands will go from here to here। तो उससे उसे आइडिया हो जाता है। सो बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं तो सेंसरी एक्टिविटीज पे जा रही हूँ, ये मेरे बच्चे की नीड है। उसके बाद हम्म। फिर मैं जब मेरा बच्चा वहां पे कर पा रहा है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन आई एम मूविंग ऑन टू टू द व्हाइट बोर्ड, जहां पर मैं वहां पर भी मैं मॉडिफिकेशन करती हूँ। वहां पे मॉडिफिकेशन क्या है कि लेट्स सपोज माय किड्स लाइक कार्स, stars, stickers or something, so हम्म। I put stickers on the board and that I draw some things on the board that he likes or love। और उसके बाद फिर डॉटेड लाइंस में बनाती हूँ और सेम कलर से कभी ट्रेस नहीं कराती। लेट्स सपोज इफ आई did with the black marker, then he's gonna trace it with the blue one, with the green one, with the yellow one, यानी किसी डिफरेंट तरह के मार्कर से, ताकि उसे पता हो कि मैंने बनाया कहाँ है और बनाया क्या है। राइट। हम्म। तो आपको हम्म। ये कहता भी है ना, तो आपने कहना है कि ठीक है मैडम, हम समझ रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है और हमने इतने महीने का गोल बनाया हुआ है, इंशाल्लाह हम इस वक्त तक ये काम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके इनिशियल स्टेप्स ये हैं कि इनिशियली बच्चे को पहले वो पेंसिल को जरा समझना शुरू करे कि उसने होल्ड करना है, उसने पकड़ना है। उसके बाद पहले आप वो इजीली इसको कर लेगा तो हम पेंसिल पे भी जा सकते हैं, वो उसके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसकी हैंड्स की मसल स्ट्रेंथनिंग ही इतनी नहीं है तो बेचारा बच्चा कैसे काम कर पाएगा। दिस इज अ हम्म। डिफिकल्ट टास्क। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ये कुछ बच्चों का लिखा है कि बहुत ज़्यादा लाइट हैंड राइटिंग होती है और कुछ बहुत ज़्यादा प्रेस करके लिखते हैं, बहुत डार्क होती है उनकी। तो इस सूरत में पलवेशा क्या स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं कि इस इशू को एड्रेस किया जा सके? सर ये जो इशू आता है ना, ये इसमें सबसे ज्यादा सेंसरी प्रोसेसिंग डिफंक्शन ही होता है, क्योंकि ये हम्म। लाजमी तौर पे में परसीव ही नहीं कर पाते। इसमें हमारी टेक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्शन दोनों सेंसेस के हैं, उसमें अवॉइडिंग भी बिहेवियर आ रहा होता है बच्चों का, सीकिंग भी है, सेंसेस है ना। अब बच्चा अगर एक सेंसिव सीकिंग के साथ है तो उसको तो प्रेशर ज्यादा ही चाहिए। अवॉइडिंग के साथ होगा तो वो तो कोशिश करेगा कि पेंसिल मैं यूं लाइट वेट में यूज करूं और बस यूं से चला दूं, प्रेशर को मैं लेके ही ना चलूं। तो एक तो सबसे पहले मेजर इस इशू को हमें देखना पड़ता है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, अगर बच्चे को शुरू में तो हमें आइडिया होता है कि उसको एक टेक्टाइल सेंसिटिविटी थी और वो अवॉइडिंग बिहेवियर में था, लेकिन अब हमने उसको सेटल डाउन भी कर दिया है, हमने उसकी नीड को भी फुलफिल कर दिया है, लेकिन बच्चे ने शुरू से प्रैक्टिस ये बना ली थी कि मुझे लिखना ही इस तरह से है। तो हमेशा से बच्चे की प्रैक्टिस को यूज करने के लिए आपने कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, कलरफुल ही चीजें यूज करनी है। आप बोर्ड मार्कर से स्टार्ट करते हैं, आप सैंड, जितना उन्हें स्वाद में बताने के यही हमारे प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। हम बच्चे को मिरर के सामने खड़ा कर दें, बोर्ड मार्कर दे दें, आप फ्रीली यूज करना शुरू करें, उसको आइडिया होने लगता है अच्छा लाइन जा रही है, आप बच्चे को रैप करवाएं। आपने क्लीन करना है, अपनी फिंगर को यूज करें, बच्चे को प्रेशर का आइडिया हो रहा होता है। आपने कलर्स का यूज करना शुरू कर दिया, आपने कुछ टूथपिक यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीजें बच्चों के लिए यूज करते जाते हैं, उनके अल्टरनेटिव करते हैं, बच्चे को आइडिया होने लग पड़ता है कि मुझे इस तरह से पेंसिल प्रेशर लेना है, अब मुझे हाथ में चीज फील नहीं होती है, मैं कर लेता हूँ। अगर बच्चा बहुत ज्यादा डार्क लिख रहा होता है, बच्चे को आइडिया नहीं कि मैं पेंसिल यूं पकड़ी और बस मैं यूं यूं लिखता जा रहा हूँ, उसमें हम डिफरेंट चीजें, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंड तो करवाया जा रहा था कि बच्चे को प्रेशर ले, जैसे हमने स्क्वीजिंग से शुरू किया, सिंपल टास्क शुरू किया, हम होल्डिंग करवाते हैं कि आपने नाइस होल्ड करना है,
या हम इस तरह से स्क्वीजिंग करवाते हैं, ट्राईपोड पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पिंच पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है हमेशा ट्राई, जब सिलेंड्रिकल ग्रिप में बच्चा जाएगा तो वो ये वाला प्रेशर देगा। ट्राईपोड की पोजीशन में आके बच्चे 50-50 बेहतर होते हैं, उनको आइडिया नहीं हो रहा होता, लेकिन समटाइम इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा लिखना चाह रहा था और बच्चे की बस राइटिंग कंट्रोल में, और वो यूं जाती जा रही है, तो बच्चे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, समटाइम बच्चों के मसल्स का भी इशू आ जाता है। तो उस सूरत में डिफरेंट चीजें हैं, आप बच्चे की पेंसिल को थोड़ा सा ग्रीस कर दो, कोई चीज हम्म ऐसी अप्लाई कर लें कि बच्चे को पकड़ने में मुश्किल आ रही हो, आप उसका जो टेक्सचर बोर्ड है उसको बहुत ज्यादा हार्ड कर दो, तो वो जोर से डालेगा तो बार बार सिक्का टूटेगा, तो वो भी हम्म इसको ये अडॉप्ट करना शुरू कर देगा कि अच्छा ऐसे करने से तो सिक्का टूट जाता है, तो मैं थोड़ा सा हम्म लाइट करके हम्म आप उसके पेपर को ऐसा ले सकते हैं, लाइट पेपर ले लो ना, आप उसको कॉपी पे ना लेके जाए, आप टिश्यू पेपर यूज कर लें, आप न्यूज पेपर यूज कर लें, आप कुछ इस तरह की चीजें यूज करें कि वो उसमें लिखना चाहे और पेपर क्लियर हो जाएगा तो भी। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हम उनको अडॉप्ट करवा देते हैं कि आप जो इस तरह से कर रहे हो ये रॉन्ग अप्रोच है, और आहिस्ता आहिस्ता हम्म उसको कन्वर्ट किया जाए एक प्रॉपर प्रेशर की तरफ और प्रॉपर होल्डिंग की तरफ, तो बच्चा स्टेप बाय स्टेप उसी आपके एक्यूरेट पोजीशन पे आना शुरू कर देता है जो आप उसमें रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। इनिशियली बच्चे को डिफिकल्टी इसी वजह से हो रही होती है, लेकिन आपको उनकी सेंसरी नीड को फुलफिल करना होता है, उनके मोटर सेंसरी मोटर दोनों फंक्शन को पहले सेटल डाउन करना है। आपको लगता है कि अब आल ओके हैं, देन हम इस वाले प्लानिंग पे जाएंगे, क्योंकि अब हम उनको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चे की सेंसरी नीड को आप सर्च करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो हम्म वाकई ही कोई ऐसी ऐसी नीड होती है जो बच्चे को ट्रिगर कर रही होती है उन चीजों को करने के लिए। वो तो एक प्रैक्टिस बिहेवियर बच्चा लर्न कर लेता है कि हम्म बस मुझे पेंसिल इस तरह से यूज करनी थी या प्रेशर लेना था, वो जब आप डिफरेंट मोडेलिटीज या उसके लिए अप्रोचेस यूज करना शुरू करते हैं फिर बच्चा प्रॉपर अपनी हैंड राइटिंग की तरफ मूव करना शुरू कर देता राइट राइट। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। हमने कम टाइम में बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, और मैं आप दोनों का दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा, और जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई उनका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, या किसी खास टॉपिक को हैंड राइटिंग से रिलेटेड वो डिटेल में चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए, तो हम इन दोनों को दोबारा भी तंग कर सकते हैं इनकी इजाज़त से, और हम वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला इस टॉपिक के लिए, इस सेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच जी। अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहती हैं तो ज़रूर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम जिन बच्चों में या जिसमें काम कर रहे होते हैं ना, इन बच्चों को थोड़ी अटेंशन की जरूरत होती है, इनको ओवर बर्डन ना करें। ये पेरेंट्स जब आप सोसाइटी के प्रेशर को अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आप खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए भी डिफिकल्टी करते हैं। बच्चा लर्न जरूर करेगा, आपने एक पॉजिटिव होप के साथ चलना है, आपका बच्चा सब कुछ अचीव करेगा, लेकिन उसको टाइम चाहिए, उसको टाइम दें। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला वो अपने लाइफ के माइलस्टोन को अचीव करेगा और आपको बताएगा। उसको टाइम चाहिए, आप प्रेशर भी डालेंगे तो भी इतना टाइम चाहिए, नहीं भी आप उसको ओके करेंगे, आप समझेंगे उसकी नीड को समझेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें कि फलां का बच्चा ये करता है तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं करता। अपने बच्चे हम्म। को समझें और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ काम करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक उसके अंदर पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी कि आपने जो उसकी लाइफ गोल सेट की है वो अचीव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फातिमा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मिस्टर लसीफ ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं बस यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से करना चाहूंगी और छोटी सी रिक्वेस्ट स्कूल वालों से करना चाहूंगी कि प्लीज बी काइंड विद द चाइल्ड। रिमेंबर वन थिंग कि वो 4 to 5 एज में पेंसिल पकड़ेगा, 6 to 7 एज में लेटर फॉर्मेट करेगा, तो प्लीज अगर वो बच्चा उस एज में ही नहीं है तो प्लीज आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखने की बजाय अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखें। एंड बी काइंड विद योर चाइल्ड, लेट हिम लर्न, explore, and then he will do it. Just trust him. And please trust yourself as well. And remember one thing, mental health is very important for you as well and for the kids as well. तो उनकी भी मेंटल हेल्थ को पीस में रहने दें और थोड़ा सा प्रेशर ना करते हुए उनको फ्रीली काम करने दें, बस इतना ही। राइट जी, बहुत शुक्रिया जी। दोनों पॉइंट्स आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट थे, और जो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और जर्नल कम्युनिटी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।